हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट करने वाले वर्कशीट नंबर 12 जो आपकी क्लास 7 की वर्कशीट है। कौन सी? ये एसएसटी की आपकी वर्कशीट है, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम में है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, वो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है। देखिए, आपकी ये 1 सितंबर की वर्कशीट है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे जिससे आप लोग वर्कशीट हैंड टू हैंड कंप्लीट कर सकें। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड कराता हूँ जिससे आप लोग हैंड टू हैंड समझ सकें और हैंड टू हैंड अपने वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड कर सकें, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपना सब्जेक्ट लिखेंगे सोशल साइंस, ठीक है। फिर आप क्लास लिखेंगे 7, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे आप 12, फिर डेट लिखेंगे आप 1 सितंबर, फिर आप टॉपिक लिखेंगे द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। हम दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री है उसकी। अब देखिए, पहला आपका क्या दिया गया? क्वात इस्लाम, ठीक है, आपका जामा मस्जिद, ठीक है। सेकंड आपका दिया गया बेगमपुरी मस्जिद, जामा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, मौत की मस्जिद, ठीक है, मस्जिद ऑफ जमाली कमाली, ठीक है। तो ये आपकी 4 दी गई हैं। अब देखो, इनके बारे में कहा क्या गया है नीचे। इसमें कहा गया है कि आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कलेक्ट सम यूजफुल और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबव सो पिक्चर विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। जो आपकी नोटबुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, किसकी? सोशल साइंस की, जो आपको स्कूल से मिली हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो उसमें आप लोग देखोगे इसका चैप्टर होगा द सुल्तान्स का, ठीक है, हिस्ट्री में होगा। तो आपको वहाँ से इसके बारे में रीड करना है, ठीक है। अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी इस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो, ठीक है, इन चारों मस्जिद के ऊपर। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, मेन चीज़, द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स रेदर अपॉइंटिंग एरिस्टोक्राट्स एंड लैंडेड चिफिटियंस एज गवर्नर, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो देखो दिल्ली के सुल्तान्स थे, ठीक है, स्पेशली किसके बारे में बताया गया है? इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? वहाँ से आप लोग देखोगे इसमें बताया गया है कि फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्राट्स एंड लैंडेड चिफिटियंस एज गवर्नर्स। तो इसने कहा गया उनके जो गुलाम थे, ठीक है, और जो थे जिन्हें बोला जाता था सूबेदार, ठीक है, जो यहाँ पे आपका दिया गया वो क्या होते थे? वो उन्हें नियुक्ति करना ज़्यादा पसंद करते थे उनके, ठीक है। और इन गुलामों को जो थे देवर परचेड फॉर मिलिट्री सर्विस कोल्ड बैंडगन, उन्हें जो ले रखा था, एक तरीके से खरीदा हुआ था, किस लिए? अपनी सैनिक सेवा के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है मिलिट्री सर्विस के लिए, सैनिक सेवा के लिए उन्हें क्या किया गया था? परचेज किया गया था, मतलब खरीदा गया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? बंदगो कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? बंदगो कहा जाता था, ठीक है। और उन्हें क्या कहते थे? सूबेदार कहते थे, जिन्हें आप क्या कहते हो? गवर्नर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे दिया गया है द खिलजी एंड तुगलक शासक, ठीक है। द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज, वो क्या कहते थे? ये जो आपके बने हुए हैं बंदगों को यूज करते थे और उन्हें क्या करते थे? उन्हें इस्तेमाल करके क्या पता करते थे? अपने निम्न वर्ग लोगों और ऊंचाइयों को, ठीक है। देखो, हम्बल बर्थ who were often their client to high political position, they were appointed as generals and governors, ठीक है। वो इसमें देखते थे कि जो राजनीतिक पदों पर बैठा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी हेल्प, वो उसमें क्या करें? उसमें मतलब पार्टिसिपेट करें, उसमें वो देखें, ठीक है। और वो क्या करते थे? ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। यहाँ दिया गया जनरल्स और गवर्नर्स, ठीक है, सूबेदार और सैनिक वाले पद, मतलब सेनापति वाले पद दिए जाते थे। स्लेव्स एंड क्लाइंट, जो गुलाम होते थे उनके, और जो उनके क्लाइंट होते थे वो क्या होते थे? लॉयर होते थे। किसके लिए? मास्टर्स के लिए, मतलब बहुत वफादार होते थे। किसके लिए? संरक्षकों के लिए। मगर बट नॉट टू देयर हेड्स, ठीक है, बट उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके लिए नहीं होते थे। जबकि जो
नए सुल्तान्स के क्या हैं, वो अपने उनके नौकर होते थे, ठीक है। एज द रिजल्ट फाइनली क्या हुआ, ओकेजन ऑफ न्यू मोनार्च ऑफन सेव कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। आखिर में क्या हुआ, सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों में टकराव शुरू हो गई, ठीक है। किन में टकराव शुरू हो गए, नए और पुराने में। देखो ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, ठीक है। अब देखो लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, पहले की तरह द खिलजी एंड तुगलक monarchs appointed military commander as governor of the territory of varying sizes. These land were called इक्ता and their holder was called इक्तादर और मुक्ति, ठीक है। इन्हें क्या कहा, सुल्तानों की तरह जो खिलजी और क्या थे तुगलक शासन थे, वो क्या थे, अलग अलग तरीकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या नियुक्त किया एक तरीके से, और वो क्या करते थे, वो देखते थे कि उन्हें क्या कहा जाता था, इक्ता कहते थे, और इन्हें संभालने के लिए इक्तादार और मुक्ति कहे जाते थे, ठीक है। लास्ट में क्या बताए, इक्तदार और मुक्ति उन्हें कहा जाता था। अब देखो द ड्यूटी ऑफ द मस्तिक वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। इन exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignments as salary. They also paid their soldiers for this revenue. देखो अब इसमें क्या हुआ कि जो हमने पढ़ा था अभी मुक्ति, ठीक है, उसमें क्या गया, मुक्ति का जो आपका क्या था, मुक्ति का जो कर्ज था एक तरीके से, वो क्या था, वो किसके नेतृत्व में काम किया था, सैनिकों के। और वो अपने किसके कानून, इक्तों के कानून, जो उन्होंने इक्तों का कानून बनाया था, इक्तों के कानून, और उसके लिए क्या सर्विसेज बनाए रखते थे वो लोग, ठीक है। और अपनी जो वो सर्विस लेते थे उसके बदले क्या वो करते थे, उसके बदले वो वेतन, ठीक है, वेतन के रूप में क्या करते थे, वो इलाकों की मुक्ति करवाते थे, ठीक है। क्या करते थे, वेतन ना देकर उन्हें इलाकों की मुक्ति करवाते थे, और राजवंशों की वसूली किया करते थे, कलेक्ट द रिवेन्यूज, ठीक है। इसका मतलब हुआ राजवंश की वसूली किया करते थे, राजवंश के रूप में, ऑफ देयर असाइनमेंट फॉर एज सैलरी दे ऑल्सो पेड, ठीक है। राजवंश के रूप में वो सैनिकों को तनख्वाह देते थे, रिवेन्यूज देते थे, किसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए। देखो कंट्रोल अवर मस्तिष्क वॉज द मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस, ठीक है। जो था मस्तिष्क एक सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीका था, ठीक है। वो क्या था, देखो वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ देयर वर असाइन्ड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, दीज harsh condition of service were rigorously imposed during the reigns of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। इसमें बताया गया है, देखो क्या जो उनका एक तरीका था मुक्ति का, ठीक है, मुक्ति पर काबू करने के लिए उन्होंने क्या किया, परंपरा से नहीं चलकर, जो उनका एक परंपरा थी उससे नहीं चलते थे वो लोग, और वो क्या थे, मतलब कुछ ही समय में क्या करते थे, उनका स्थानांतरण कर दिया, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ, एकदम से उन्हें क्या बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण, मतलब एक कठोर नियम से शक्ति का पालन किया जाता था बहुत ज़्यादा, जैसे दिया गया हर्ष कंडीशन ऑफ सर्व वर रिगोरियस इम्पोज, मतलब इसका मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत कठोर, ठीक है, बहुत कठोर नियमों का पालन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ठीक है, उनके दौरान, ठीक है। अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड द स्टोर्ड ब्रोक द असेसमेंट एंड कलेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर ऑन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, ठीक है। तो इसके में क्या हुआ, अपने राज्यों को अपने क्या है नियंत्रण में ले आए। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफेस्टियंस टू लीव टैक्सेस एंड वर कैंसिल देयर
ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स। ठीक है, उन्होंने क्या, उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया किसके लिए, टैक्स पे करने के लिए। दे वर 3 टाइप्स। ठीक है, उनके कितने टाइप्स के टैक्स थे, 3 टाइप्स के थे। एक तो थे ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग अबाउट 50% ऑफ पीसेंट प्रोड्यूस। ठीक है, जो किसान थे उनसे उन्होंने क्या किया, ठीक है, खराज कहा जाता है उस टाइम पे, उनसे क्या किया उन्होंने, 50% का टैक्स लिया, मतलब 50% का एक तरीके से टैक्स लिया ऑन कैटल। ठीक है, कैटल के ऊपर भी और हाउसेस के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लिया। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपके सुल्तान्स के बारे में बताया था, उन्होंने क्या क्या रूल लेके आए, कौन कौन से सुल्तान से, क्या क्या उनका मोटो था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इफ़ यू वर इन इफ्तार इन द सल्तनत पीरियड विच ड्यूटी वुड यू हैड टू परफॉर्म। ठीक है, अगर आप उस टाइम पे सल्तनत के काल में इक़्तिदार होते तो आप कौन कौन से कार्य करते। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम लोग आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ले लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हैंड टू हैंड ही लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में आपको गेम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। देखो, आप क्या करते, हैव टू आई वुड हैव टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन एंड ऑर्डर इन माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आपका क्या, पहला आपने क्या लिखा कि आप क्या चाहते कि आपको भी उनको क्या, उनकी मिलिट्री को लीड करना पड़ता, और उनके जो लॉ हैं और उनके जो ऑर्डर हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन करना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। और आप क्या करते हैं, इसे 1 लिख लेते हैं। अब सेकंड आपको और क्या काम करना पड़ता, रिवेन्यू, आपको भी क्या करना पड़ता, रिवेन्यू हैज़ टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अवर एरियाज। ठीक है बच्चों, इसमें आप 3 पॉइंट लिख दोगे, बहुत इनफ है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 3 पॉइंट लिखने पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब आपको वर्णन करना है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा एज इट इज आपकी वर्कशीट में दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट broke the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were have forced to pay taxes. There were 3 types of taxes. First आपका on cultivation called खराज and amounting the about 50% of the peasants produce. Second on cattle and on houses. ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2। इतना आप लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ये पूरा आंसर जरूर लिखेंगे क्योंकि उसमें एक्सप्लेन बताया गया, तो एक्सप्लेन में आपको ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है, तभी आपको उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपका ये कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट पूछ रहा था कि पार्टिसिपेट के लिए अब क्या चेंज हुआ है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ। ठीक है, तो मैं उनके ऊपर व्लॉग वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब अलग से चैनल पे व्लॉगिंग की वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, हेल्थ के बारे में सीखने को मिलेगा। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड सीखने को मिलेगा। ठीक है, अदर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें आपको जनरल नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और उसी पे मैं अनबॉक्सिंग करूँगा गिफ्ट की। ठीक है, जो मुझे गिफ्ट आप लोगों को देना है उसकी मैं उसी पे अनबॉक्सिंग करूँगा। देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं एक तो आपको गिफ्ट ओपन करके दिखाऊँगा। गिफ्ट क्या है मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, उसमें सब सारे फीचर बताऊंगा उसके, और फिर उससे क्या होगा, सभी बच्चे उसे देख लेंगे, कोई बच्चे का डाउट नहीं रहेगा कि सर हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, और हर बच्चे का प्रूफ रहेगा। देखिए कैसे प्रूफ रहेगा, मान लो मैंने उसे ओपन करके दिखा दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मैं उस वीडियो का जो लिंक है संडे को डालूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो भी बच्चे टेलीग्राम पे वो उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, बाकी मैं एवरी वर्कशीट में कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका डाल दूंगा। ठीक है, जैसे ही संडे को मैंने डाला है तो मंडे से हर बच्चे उस पर विजिट करेंगे, वीडियो को देख लेंगे, अपना गिफ्ट देख लेंगे। उस वीडियो को पूरी देख के आपको गिफ्ट पता लग जाएगा क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, आप लोग उस वीडियो पे जाएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, अब उसमें सेलेक्ट कौन सा बच्चा होगा। ठीक है, जो मेरी वीडियो को डेली देखता होगा। ठीक है, मतलब कि डेली मेरे चैनल से क्या वर्कशीट करता होगा और अपने 10 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करता होगा एक वीडियो को मेरी को। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखता होगा। अगर आप ये तीनों काम करते होगे तो मैं यहाँ देखूंगा, मतलब इतने सारे बच्चों ने मेरी ये गिफ्ट की वीडियो देखी कि मैंने अनबॉक्सिंग करी, और इनने मेरा पूरा व्लॉग की वीडियो देखी जो मैंने लिंक दिया है। ठीक है, आप लोगों ने देखी, और मैं उस बच्चे को सेलेक्ट कर लूँगा जो बच्चा ये तीनों चीज़ करता है। ठीक है, मेरे चैनल से, क्योंकि देखो ये गिफ्ट है सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं उसे किसी और को नहीं देना चाहता। ठीक है, मान लो उस वीडियो को कोई और देख ले, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा। ठीक है, लेकिन मैं उनको गिफ्ट नहीं दे सकता, इसलिए मुझे ये ज़रूरी है, मान लो कोई बच्चा अगर सिलेक्ट होता है तो वो ज़रूरी इसमें से ही होना चाहिए कि डेली वर्कशीट मेरे चैनल से कर रहा हो, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करो, वीडियो को पूरी देख रहा हो। ठीक है, तो वो बच्चा डेफिनेटली मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके घर पे मैं खुद गिफ्ट देने जाऊँगा। क्योंकि इससे पहले मैंने जो बच्चों के घर पे गिफ्ट सेंड किए हैं तो कुछ ही बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया है उसका कि सर हमारे घर पे गिफ्ट पहुंच गया है और हमारी ये रही फ़ोटो। मैंने हर बच्चे से कहा था कि आपके घर पे गिफ्ट पहुंचने के बाद सभी बच्चे मुझे उसके साथ सेल्फी सेंड करेंगे, पर ऐसा नहीं किया। पर इस बार मैं खुद गिफ्ट को लेके जाऊंगा स्टूडेंट्स के घर पे और वहाँ पे डिलीवर करूँगा और उनके साथ मैं सेल्फी भी लूँगा। ठीक है, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दिखा सकूँ कि इस स्टूडेंट के घर पर मैंने ये डिलीवर किया था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।